नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कवियागोमा। यूक्रेन पर रूसी हमले ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। इस समय भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है, जो सालाना करीब 150 अरब डॉलर है। कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों पर सीधा असर होगा। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने फिलहाल तेल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। सितंबर 2017 के बाद पहली बार गुरुवार को 24 फरवरी को कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जाकर 105 तक पहुंच गया है। इधर रूस और यूक्रेन में तनाव अक्टूबर 2021 में बढ़ना शुरू हुआ था। उस वक्त क्रूड $85 प्रति बैरल पर था और उस वक्त से लेकर अब तक इसकी कीमत में करीब 24% की उछाल दर्ज की गई है। ऐसे में अंदेशा है कि परिणाम के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का असर भारतीय रुपयों पर भी देखने को मिला है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए का फीसदी कमजोर हुआ। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और उसके बाद राज्यों ने भी अपने यहां लगने वाले वैट में कटौती की थी। जानकारों का यह भी कहना है कि यूक्रेन संकट का सीधा असर भारत की आम जनता पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल और गेहूं जैसी कमोडिटीज महंगी हो जाएंगी। प्राकृतिक गैस महंगी होने से फर्टिलाइजर, बिजली और ऐसे सभी रसायनों के दाम बढ़ेंगे जिनके उत्पादन में गैस का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में रूस अकेले 12% के करीब कच्चे तेल का उत्पादन करता है। बाकी देशों के अलावा भारत रूस से कच्चा तेल, गैस, सैन्य उपकरण भी खरीदता है। एशिया प्रांत में यूक्रेन सबसे अधिक भारत को ही निर्यात करता है। भारत यूक्रेन से दवा, मशीन, रसायन, पॉलीमर और खाने का तेल खरीदता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों के बाद आज भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोपहर के कारोबार के समय एनएसआई निफ्टी 620 अंक और बीएसई सेंसेक्स 2000 अंक से ज्यादा नीचे गिर चुका है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट खड़ा हुआ है उसका दायरा सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं बल्कि ये काफी बड़ा है। संकट को जल्द सुलझा लेने से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने से रोका जा सकता है, जो पहले ही कोरोना महामारी की वजह से कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। तो युद्ध के बाद के हालातों को लेकर किस तरह से महंगाई अब अपने चरम पर पहुंचेगी, आज इसी को लेकर खास चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल इसका सीधा सा असर भारत पर भी पड़ने वाला है और पड़ता हुआ दिखाई भी देने लगा है। एशिया बाजारों में जोरदार गिरावट इसकी वजह से आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद बड़ा असर पड़ रहा है। इस युद्ध का गहरा असर इस तरह से है क्योंकि अगर ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की तरह होती है तो जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उस पर नेगेटिव असर पड़ने वाला है और कच्चे तेल के जो हम बैरल की बात कर रहे हैं उसकी कीमतों में इजाफा होगा, जिसके चलते व्यापार भी घटेगा और साथ ही और इसमें महंगाई दर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देश में इससे महंगाई बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर भी इसका असर जाएगा और इसके चलने की वजह से जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं जैसे सब्जियां, फल, इन सब में भी काफी ज्यादा महंगाई का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी को लेकर जो है चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनंत अमित जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ महिमा सिंह जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हैं। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले अमन अग्रवाल जी, जो इस वक्त स्थिति चल रही है आप ही से हम समझना चाहेंगे, महंगाई पर जो इसका असर पड़ने वाला है, जो हमारी इकोनॉमी पर विश्व स्तर पर जो असर पड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने डेटा देखा है और स्टडी किया है पिछले 2-3 दिनों में यूक्रेन को लेके, यूक्रेन के साथ जो हमारे ट्रेड के रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही छोटे अंक से हैं। टोटल 0.5% के करीब पूरी ट्रेड का कंपोनेंट यूक्रेन के साथ होता है, जिसमें करीबन $1.9 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, अपना खरीदते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। पोल्ट्री का है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और फार्मास्यूटिकल भी बहुत छोटा कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक केमिकल भी बहुत छोटा कंपोनेंट है
और ये डेटा है अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का ही सिर्फ, मतलब 3 क्वार्टर का डेटा है ये जी। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ $0.3 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो टोटल ट्रेड है 2.2 बिलियन की जो टोटल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, बहुत छोटी है पूरे हिंदुस्तान की ट्रेड को लेके कि उसका कोई भी इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर पड़ सके। अब ऐसा है कि कोई खींचता है तो आदमी आजकल डर जाता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। इसी तरीके से एक जो सेंटिमेंटल वैल्यू जिसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर, जो लोग डरते हैं चीजें सोच के कि कुछ हो रहा है तो कुछ उसका असर होगा, चाहे आपसे कोई लेना हो या नहीं देना हो, उसका असर हमें मार्केट पे, जो आपने अभी विवरण किया कि मार्केट कैसे गिरी, रुपए के अंदर क्या, करेंसी मार्केट में क्या है, एशिया के ट्रेड मार्केट में क्या है, हिंदुस्तान के प्रति इन स्पेसिफिक, वो हमें एक सेंटिमेंटल वैल्यू से दिखाई दे रहा है। एक जो जान की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि करीबन 18 से 20 हजार हमारे विद्यार्थी और लोग वहाँ पे अभी हैं और उनको हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए हैं। वो एक सेंटिमेंटल जो वैल्यू है, जो लगाव है यूक्रेन के साथ, हिंदुस्तान का डायरेक्ट लगाव जो एक तरीके से है, वो एक जरूर है और जिसके लिए सरकार प्रयोग कर रही है। पर उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ होगा, मेरे विचार में कुछ होने की उम्मीद नहीं। दूसरी चीज जो आपने बताई, मैं 1 मिनट और लूंगा। दूसरी चीज जो आपने बताई, जो पेट्रोल की दामों की बात करी, और मैं बहुत नाराज हूँ मीडिया चैनल से, उन्होंने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया इस बारे में। कोई भी जो पेट्रोल होता है, आज जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, चाहे वो 50 का हो, 60 का हो, 100 का हो, 150 रुपए का हो, कितने का भी हो, वो पेट्रोल कम से कम 3 से 4 महीने पहले खरीदा गया होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। और वो जो उसमें भी करीबन 98% जो तेल है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे खरीदा जाता है। कोई भी बड़ी चीज जब खरीदी जाती है, चाहे छोटा रेस्टोरेंट हो, होटल हो, दुकान हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो जब कोई चीज रेगुलर चीज पे खरीदती है, एक चीज खरीद रही है, तो एक फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो सद्दाम हुसैन के समय पे 1995-96 में 20 से 25 साल के होते थे। अभी जब प्रधानमंत्री जी यूएस से गए थे कुछ महीने, 1 साल पहले, तो उन्होंने एक गैस का कॉन्ट्रैक्ट किया जो 20-22 साल का था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते थे। पर जो आजकल तेल के दाम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब से इराक का प्रॉब्लम खत्म हुआ, जब हमारी डिपेंडेंस इराक के बहुत ज्यादा थी, उसके बाद से 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग देशों के साथ हमने साइन कर रखे हैं, और उसमें यूक्रेन नहीं आता है कहीं से भी ना। हम उससे यूरेनियम लेते हैं, जो सबसे बड़ा यूरेनियम का सोर्स है, वो हम लोग उससे यूरेनियम भी नहीं लेते हैं। तो तेल तो आता ही नहीं है। तो तेल जो हम खरीद रहे हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से खरीद रहे हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 55 रुपए बैरल से लेके 65 रुपए बैरल के बीच में हुआ है। तो वो उस रेट पे हमारे को तेल मिल रहा है। कितना तेल मिल रहा है? 98 से 99%। 1 से 2% जो तेल है वो डिमांड की वेरिएशन के बेसिस पे जो तेल कंपनियां हैं ओपन मार्केट से खरीदती हैं, जिसे हम कहते हैं कि तेल की जो दुबई में हो या बर्न्स हो या कोई और लंदन में हो, वहां से ओपन मार्केट से खरीदा जाता है। अब वो भी तेल आने में 2 से 3 महीने लगेंगे, पर कच्चा तेल आने में। फिर वो 2 महीने के बाद कच्चा तेल आएगा, पहले डॉक होगा, खरीदा जाएगा, डॉक होगा, यहाँ पे उतरेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसमें कम से कम 1 महीना लगता है। फिर वो प्रोसेसिंग होके तेल स्टेशन पे आएगा, चाहे वो लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में हो या जो तेल मेरी गाड़ी में डलता है उसकी फॉर्म में हो। तो जो मैं आज दाम पे खरीद रहा हूँ वो जाके 4 महीने बाद आएंगे मार्केट के अंदर। तो आज हम उस $100 को लेके, और वो भी 1%, 2% जो हम खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से, उसको लेके इतना चिंता करें। भारतीय वित्त संस्थान ने 1989 में सजेस्ट किया ऑयल पूल अकाउंट, जो एनडी तिवारी जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। उस ऑयल पूल अकाउंट का मतलब ये था कि हम जो भी सेविंग करें, रिजर्व करें, टैक्सेस लगा के पैसा इकट्ठा हो ऑयल के थ्रू, वो उस पैसे में रखा जाए। उस अकाउंट में पिछले 2-3 सालों में जो सरकार ने अलग अलग तरीके से कर लगाए हैं, करीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ के करीब है उसमें। वो किस लिए इकट्ठा किया हुआ है? वो इसलिए इकट्ठा किया हुआ है, जो हमने भी सजेस्ट किया था, कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े और लोकल मार्केट में उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तेल के दामों को, उसके जो वेरिएशन का प्राइस है देखने के लिए उसको रखा जाए। जब कम हो जाए अंतराष्ट्रीय मार्केट में, तो यहाँ पे फिर भी कम ना करें, तो उस पैसे को उसके अंदर इकट्ठा किया जाए जो एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है। तो जब हमारे पास पैसा भी है और जब हमारा कोई मतलब ही नहीं, तो ये सारे के सारे टीवी चैनल $100 हो जाएगा, $150 हो जाएगा, कल का तेल बढ़ेगा। अरे आप सरकार को कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ाइए, किस खुशी में, जब उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर आज की डेट में। ठीक है, चलिए, इम्पैक्ट नहीं है, और अगर जिस पर भी पड़ रहा है इम्पैक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है
उसको लेकर चर्चा करते हैं। बहुत आपने डिटेल में समझाया, वाकई में दर्शकों के लिए भी बहुत अहम जानकारी थी ये। अब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा सा सवाल ये है, सेंटर में आपकी सरकार है, कोरोना काल से भारत वैसे ही कितना जूझा और किस तरह हमारी जो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह से चरमराई हम देख रहे हैं, और उससे उभर पाने में अभी बहुत वक्त लगेगा, उससे हम अभी नहीं उभर पा रहे हैं। उसी बीच जो है रूस और यूक्रेन की अब जो स्थिति चल रही है, क्या असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है और कैसे जो है गवर्नमेंट इसको पूरा एनालाइज कर रही है, कैसे इसको देख रही है, क्या इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए पूजा जी, माननीय अमन अग्रवाल जी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही विस्तार से जिस तरीके से बताया, मुझे नहीं लगा, हमने भी कई डिबेट में हम गए हैं, इन्होंने बहुत ही बारीकी से बहुत बढ़िया बात बताया है जी। तमाम मीडिया जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित होने की मीडिया को जरूरत नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर, चाहे वो विदेशी पटरी हो चाहे वो देश की पटरी हो, जिस तरीके से काम किया है, उस तरीके से हमें नहीं लगता है कि यूक्रेन पे रूस के हमला से हमारे देश में अर्थव्यवस्था की कोई फर्क पड़ने वाला है। जहां तक लड़ाई की बात है, तो हमारा देश शुरू से शांतिप्रिय देश रहा है और पूरे दुनिया में हम एक मैसेज देते हैं कि समझौता और बातचीत के मार्फत से लड़ाई को समाप्त किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी से बातचीत की है। उन्होंने हमारी चिंता इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है कि जो हमारे 20,000 के लगभग छात्र जो है, चाहे वो मेडिकल के छात्र हो, चाहे वो रोजी रोजगार करने वाले हमारे देश के लोग हो, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी देश चिंतित है कि हम उनको कैसे वापस लाएं। इस मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दे को लेकर, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, आपने देखा होगा कि विगत 2 वर्षों में हमारा देश नहीं पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा था। उस बीच में युद्ध होने से निश्चित तौर पर सभी देशों पे इसके थोड़े बहुत असर पड़ेंगे, लेकिन जहां तक अमन अग्रवाल जी ने जिस तरीके से बताया क्रूड ऑयल को लेकर, निश्चित तौर पे हम भी यही कहने वाले थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पूजा जी, हमें जहां तक पता है और जहां तक हमारी सरकार लगातार इस युद्ध पे नजर गड़ाए हुए, तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में ये समस्या भी समाधान होने जा रहा है। यूएनएससी में हमारे भारत की तरफ से बात रखी गई है कि समझौता बातचीत के मार्फत निकाला जा सकता है और कूटनीति के तहत ही समझौता, लड़ाई हम किसी भी देश के लिए लड़ाई कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह विभाग और विदेश विभाग लगातार नजर रखे हुए हैं। और हमारी जो मेन समस्या यह है कि हमारे जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में है, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको कैसे वापस देश लाया जाए, और यूक्रेन के आसपास के जितने भी कंट्री है, उससे भी हमारे गृह विभाग और विदेशी विभाग उनके संपर्क में है कि वहां से उनको दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कराया जा सके। जी पूजा जी, कुछ कह रही है? महिमा जी, यहाँ पर तो जिस तरह से हालात लग रहे हैं, आम जनता की हालांकि ये समस्या है और इसीलिए मीडिया इसको दिखा भी रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया को महंगाई को लेकर जो है बहुत डिबेट करने की आवश्यकता हो गई है, जनता का विषय, और अगर चिंता नहीं है तो वो आप क्लियर कर दीजिए। इसी को लेकर ही जो है सवाल हम पूछ रहे थे। महिमा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगी। महिमा जी, हाँ। पूजा जी, भाजपा को तो पहले ही न तो महंगाई की समस्या नजर आती है, न ही बेरोजगारी की समस्या नजर आती है। देश की समस्या, आम जन की समस्या भाजपा के लिए न कभी समस्या रही है, न आज है, न भविष्य में वो उसकी तरफ देख रहे हैं। वो यदि देख रहे हैं तो सिर्फ अपने भाजपा के विस्तार की ओर, और जिस प्रकार से अभी देश ने 14-15 फरवरी के आसपास 6% का उछाल देखा इन्फ्लेशन में, महंगाई में, उसका मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता के पास भी शायद कोई संज्ञान नहीं है, और भाजपा के पास तो मुझे लगता है ही नहीं। जब बात वर्ल्ड वॉर की होती है, जब बात विश्व युद्ध की होती है, आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रही थी और अभी चर्चा भी हुई, जब विश्व युद्ध होगा पूजा जी, तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था तो बहुत बाद की बात है। किसी महापुरुष ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध तो न्यूक्लियर वेपन्स से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध निश्चित तौर पर पत्थरों से, ईंटों से लड़ा जाएगा, क्योंकि मानवता का तो विनाश हो चुका होगा। तो आज यदि देखने की जरूरत है तो वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में, जब से भाजपा ने सत्ता में आकर के देश की कमान संभाली, तब से जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं, उन्हें किस प्रकार का प्रभाव झेलना पड़ा है, क्या क्या होता रहा है। अमेरिका और रूस के बीच की जो पॉलिटिक्स है, वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है और वो उससे कोई बचा नहीं है। उससे जो कूटनीतिक प्रभाव पूरे विश्व के सभी देशों के ऊपर पड़ते हैं, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन शायद भाजपा और उनके प्रवक्ता अनभिज्ञ हैं।
एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी पूजा जी। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारे विश्लेषण किए जा सकते हैं, लेकिन अभी भारतीय एयरलाइंस का निजीकरण किया गया हाल ही में, और उसके बाद हमने देखा कि अभी गत दिनों में कुछ लोग जो यूक्रेन से इंडियन एयरलाइंस की, एयर इंडिया की के विमान या उड़ान पकड़ के इंडिया वापस भारत आ सके वापस, उन्हें कई गुना शुल्क देना पड़ा, कई गुना उनको एयर फेयर देना पड़ा, तब वो वापस आ सके। और अब तो खैर एयर स्पेस बंद ही हो चुका है। ये तो अभी बिल्कुल अंधे कुएं में कैद है कि वहाँ जो 20,000 हमारे नागरिक, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनका क्या होगा, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है अनिश्चित। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। जब भी कुछ ऐसा संकट खड़ा होता है, यही कहा जाता है कि सिर्फ वो दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता, बल्कि ये काफी हद तक सभी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना इसका असर पड़ रहा है, इसको लेकर खास चर्चा हमारी चल रही है। अमन जी, आपने इससे पहले समझाया बड़ी विस्तार से कि जो है कितना प्रभाव पड़ने वाला है भारत पर, और किस तरह से जो पूरी इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएट हो रही है या नहीं हो रही है। अब सीधा सा सवाल ये भी है कि अगर भारत पर इसका जितना भी असर पड़ेगा, किन किन पर आपको लगता है कि खास असर पड़ता हुआ नजर आएगा? कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हाँ आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो है समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमें इस वक्त जो पेंडेमिक से हम गुजरे हैं और उस अर्थव्यवस्था की वजह से जो हमारी हालत हुई है, उसको भी हमें देखना होगा, उसको भी हम नहीं भुला सकते हैं अभी। देखिए जी, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको हम विश्व जो है वॉर नहीं समझे, बिल्कुल भी वर्ल्ड वॉर नहीं है ये। अभी ये एक देश में हो रही है, उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ हद तक उन्होंने, रशिया ने कुछ एरिया पे कब्जा भी कर लिया है, न्यूक्लियर प्लांट पे भी कब्जा कर लिया है। और अगर यूक्रेन इसी तरीके से जैसे कब्जा कर रही है कि 2 दिन के अंदर अगर करते रहे, तो हो सकता है काफी हद तक यूक्रेन के ऊपर वो कब्जा कर ही ले। तो ये कहें कि उससे जो है विश्व युद्ध हो जाएगा, ये बहुत लंबी सोच की बात है। आज हमें उस चीज को सोचने की बात नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी हैं उनको देखते हुए मैं उनको सहानुभूति देना चाहूंगा कि जब ये कोरोना वुहान में हुआ था, हिंदुस्तान ने करीबन 700 बच्चे हमारे वहां से उठाए, चाहे वो आर्मी के प्लेन गए, चाहे वो कमर्शियल प्लेन गए, कैसे गए। दूसरा, उसके अलावा पाकिस्तान के बच्चे उठाए, बांग्लादेश के बच्चे उठाए, यूरोप के बच्चे उठाए, करीबन 300 से 400 लोग वहां के, उनके और भी उठाए और ले आके यहाँ पे हिंदुस्तान के थ्रू लोगों को डिलीवर किया अलग अलग देश। जब हम उस समय भी कर सके, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ फर्क ये है कि उस समय एयर स्पेस बंद नहीं था, आज एयर स्पेस बंद है। तो ये स्टेप लेना कि हम कैसे करेंगे, इसीलिए सरकार ने ये कहा कि एयर बंद कर दिया है, हम और रास्ते निकाल रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। तो हिंदुस्तानियों को, जो मेरे भाई बहन यूक्रेन में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं वहां पे, उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हिंदुस्तान उनके साथ है, और मैं आपके कार्यक्रम के थ्रू कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है, अलग अलग जो पार्टी रही है उनके टाइम पे भी किया है, आज भी करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। हिंदुस्तान प्रतिबद्ध है अपने लोगों के प्रति। जो आपने महंगाई की बात करी और जो बातें करी कि कौन सा आइटम है, जैसे मैंने बताया सिर्फ 5.5% जो टोटल ट्रेड है हिंदुस्तान का है, तो थोड़ा बहुत बिजनेस में जो है फर्क आ सकता है, पर कोई भी ऐसा एसेंशियल आइटम नहीं है। जैसे हम कहें कि कोई ऐसी दवाई है या कोई ऐसी चीज है जो हम यूक्रेन को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जिसको सिर्फ हिंदुस्तान को जरूरत पड़ सकती है और वो कहीं और से नहीं मिलती है, ऐसी कोई भी आइटम यूक्रेन हमें सप्लाई नहीं कर रहा है। जो सबसे ज्यादा मात्रा में चीज आती है ट्रेड के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो एडिबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल है। और हो सकता है वो कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की वजह से हो कि हम लोग वहां से खरीद रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे जो बनता हो वो थोड़ा महंगा हो। मैं उस डिटेल में अभी नहीं गया हूं, ना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, बट वो चीज हमारे हिंदुस्तान में बनती है। ऐसी कोई भी आइटम, मैंने सारी आइटम्स को ध्यान से देखने की कोशिश करी, 15-20 मिनट लगाए समझने के लिए कि कोई ऐसी आइटम निकल के आए जो बहुत यूनिक हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो हमें डरने की बात ऐसी नहीं है अर्थव्यवस्था के मामले में कि हमारी कुछ चरमराएगी या प्रॉब्लम आएगी। आपने एक महंगाई की बात करी, देखिए महंगाई एक प्रॉब्लम काफी समय से चलती आ रही है। अगर ये सरकार अपनी मेहनत के द्वारा जीएसटी के अंदर तेल को ले आती है, तो हम देखेंगे कि, और हम बहुत समय से कह रहे हैं, पिछले 15-20 साल से कह रहे हैं, जो टैक्स हो तो कम हो, क्योंकि जो टैक्स का भार है एक तेल में जो एक आम आदमी को मिलता है, वो करीबन 65 से 70% जो है टैक्स ही टैक्स है सिर्फ, जो तेल की प्राइस है। तो अगर हम उसको अगर जीएसटी के हाईएस्ट स्लैब में भी ले आते हैं, उसके ऊपर भी सरचार्ज लगा देते हैं, तब भी जो आप देखेंगे कि उसमें भी फिर आपको 20-25-30% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो दाम कंट्रोल भी करेगा, और ये जो इंटरनेशनल $100, $110 की बात हो रही है, उसको भी काउंटर कर देगा अगले 2-3 महीने में आने की जो बात है। तो जो इन्फ्लेशन कम करने की बात है, वो
सरकार को करना चाहिए वो यूक्रेन की वजह से या यूक्रेन के साथ जो व्यापार है उसकी वजह से नहीं है, उसके कारण और है। और आरबीआई भी कोशिश कर रही है। आरबीआई में गवर्नर साहब ने 2-3 बार कहा भी है सरकार को, और दीपावली पे उसके बाद जो है सरकार ने कम भी किया, पर और कम करने की जरूरत है ताकि जो है एक स्थिरता आ सके, एक ठीक सिस्टम आ सके। और अगर जीएसटी में लागू हो जाता है, मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी और पार्टी के जो स्टेट है उनसे भी कहूंगा कि कोशिश करें जीएसटी में लाए, उससे एक रेगुलराइज होगी सिस्टम और एक आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ मिलेगा जो बहुत बुरी तरीके से महंगाई की वजह से परेशान हो रहा है। ठीक है, ये जो है असर पड़ेगा किन किन पर, लेकिन महिमा जी किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस तो अगर कभी भी महंगाई का मुद्दा होता है तो पुरजोर तरीके से उठाया भी है, आपको लग रहा है कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो विपक्ष जो है एक बार फिर से कोशिश करेगा कि आम व्यक्ति तक इसका असर ना पड़े, उसके लिए आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे? देखिए पूजा जी, महंगाई का मुद्दा तो एक ऐसा मुद्दा है जो घर घर को प्रभावित करता है और हर एक भारतीय नागरिक की जो उसकी विकास के ऊपर जो असर पड़ता है, हर एक गृहस्थी के ऊपर जो असर पड़ता है, उसका ये इंटरडिपेंडेंट है। और हमारे पास इस चर्चा में विश्लेषक एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं इस देश का एक आम नागरिक जरूर हूँ और मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता जरूर हूँ। तो इस वजह से मुझे ये पता है कि अगर खाद्य तेल के ऊपर असर पड़ता है और सरसों के तेल के ऊपर जो असर हम पिछले लगभग बहुत से महीनों से लगभग एक वर्ष से ही जो हम देख रहे हैं, उसका असर किस प्रकार से पड़ा है, पहले ही उसके साथ एक आम नागरिक भारत का जूझ रहा है और उसके ऊपर से अब ये समस्या मुझे लगता है इसे बेमानी नहीं माना जा सकता है। हालांकि जब इस प्रकार की इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू रेज होती है तो बहुत खतरे बहुत बड़े होते हैं जिनके कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था उसका एक हिस्सा है और उसका मुझे लगता है निदान जो होता है वो लगातार परपेचुअली सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसीज पर काम करके निकालती है, निकालते रहना चाहिए। और ये अब जब आज संकट आकृति खड़ा हो गया है और तब हम सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हम इसकी तरफ देखेंगे या इसका निदान निकालेंगे, मुझे लगता है कि हम पहले से ही अपने देश के अंदर जो सरसों के तेल के ऊपर इतना बड़ा विवाद है, हमारी सरकार उसके ऊपर कोई संतोषजनक समाधान नागरिकों को दे नहीं पाई है। और आज यदि आश्वासन ये सरकार दिलाने की कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं होगा, चरमराने नहीं देंगे, जबकि पहले ही महंगाई लोएस्ट ऑफ द महंगाई मतलब हाईएस्ट की तरफ गई है, बेरोजगारी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही गया है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे जुमले ही समझ में आते हैं। जो पहले से समस्याएं चल रही हैं उनका निदान भी दिखाएं और आने वाली समस्या का, और प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री आकर के हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ हैं, उनके यहाँ माता पिता हैं, परिवार हैं, उन्हें कोई आश्वासन दें, उन्हें संतोषजनक उनसे बात करें। हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपने नागरिकों से लगातार जन की बात और काम की बात करते हैं, बजाय कि बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को निश्चित वो अब समय आ गया है कि उन लोगों को जो है आप उम्मीद बांधे, उन लोगों को जो वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, जवाब नहीं आपसे आनंद जी ले पाऊंगी मैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।